नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीव विज्ञान कक्षा 12 की जो अनसॉल्व्ड हल करा रहा हूं मैं। ठीक है, आज से शुरू कर रहा हूं। तो ये जो है अनसॉल्व्ड का पहला सेट है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, जो 2025 348 केजी ये कोड नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, आज से मैं ये सेट चालू कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं जो है आपको इस सेट के पार्ट जो है देता रहूँगा, इसी तरह बनाता रहूँगा लगातार। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो कृपया करके आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो वीडियो है प्रिय विद्यार्थियों आपको शुरू से अंत तक ही देखना है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास है सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। सबसे अंदर की परत का नाम क्या है कह रहा है। ठीक है ना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, सबसे आंतरिक परत आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जो सबसे अंदर की परत होती है उसको कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टैपेटम। यानी लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत को कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टैपेटम। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप जो है 1 नंबर का जो पूछा जाता है टैपेटम का कार्य, वो भी आप ध्यान रखिएगा। टैपेटम का काम होता है पराग कणों को पोषण देना। क्या होता है, पराग कणों को पोषण देना। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि टैपेटम का काम पराग कणों को पोषण देना होता है। ठीक है, 1 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद 1 कखा कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु कामा शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं क्या कहलाती है, यानी कहलाती है। पूछ रहा है कहलाती, क्या कहलाती है कि जब शुक्राणु जो है, शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से क्या हो जाते हैं, मोचित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो कहलाती क्या है वो घटना। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में वो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको कहते हैं वीर सेचन। क्या कहते हैं, वीर सेचन। जब शुक्राणु जो है शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित हो जाता है, निकल जाता है, तो उस घटना का नाम क्या है, वीर सेचन। उसे क्या कहते हैं, वीर सेचन कहते हैं। ठीक है, यानी कहलाती है। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ग नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु भोजी विषाणु में, जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा डीएनए और आरएनए, चौथा है डीएनए या आरएनए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो जीवाणु भोजी विषाणु होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है हमारे पास, उसमें आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए होगा एक ही, डीएनए या आरएनए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए और आरएनए दोनों होंगे, बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, आरएनए नहीं हो सकता, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी थोड़ा ना है कि आरएनए ही होगा, क्योंकि हमारे पास उसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखना है हमें कि डीएनए या आरएनए, यानी 2 में से कोई एक। ठीक है, इसके बाद देखिए घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक कैंची है, आणविक कैंची, पहला है हमारे पास न्यूक्लियस, दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम, तीसरा पॉलीमरेज और चौथा है लाइगेज। जो हमारे पास आणविक कैंची, आणविक कैंची किसे कहते हैं, जो डीएनए को काटने काम करता है, डीएनए को जो काटता है उसे कहते हैं आणविक कैंची, आणविक कैंची। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम। क्या नाम है, प्रतिबंधन एंजाइम। क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम, ये ध्यान में रखिएगा। आणविक कैंची यानी प्रतिबंधन एंजाइम को हम कहते हैं आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या करता है, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के खंडों को काटता है। ठीक ना, डीएनए को क्या करता है, ये काटने का काम करता है, खंडों में विभक्त करने का काम करता है प्रतिबंधन एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 2 का क्या कह रहा है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, यानी अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ओव्यूलेशन। देखिए अंडोत्सर्ग होता क्या है, अंडाशय से अंडाणु जब निकल कर कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में चला जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो फीमेल
होती हैं उनमें जो है फीमेल में अंडाणु कहाँ पर बनता है, अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है जब तो कहाँ पहुँचता है, अंडवाहिनी में। कहाँ पहुँच जाता है, अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। और अंडवाहिनी में जब पहुँच जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब यानी अंडाणु जो है अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी में जब प्रवेश कर जाता है इस घटना को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए ख नंबर कह रहा है पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। तो उस अपघटक का क्या नाम है, जीवाणु। क्या नाम है, जीवाणु है एक प्रकार का ये अपघटक है। लेकिन एक और भी ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है कवक। कवक भी होता है और जीवाणु भी होता है। ठीक है ना, तो दो में आप एक याद रखिए, दोनों याद रखिएगा ताकि दोनों काम देंगे आपको। ठीक है, कभी कभी क्या है ऑप्शन में भी आ जाता है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो जीवाणु भी होता है और कवक भी होता है, यानी फंगस। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम बताइए। बाह्य परजीवी क्या कह रहा है, बाह्य परजीवी कह रहा है। तो वो बाह्य परजीवी का नाम क्या है, जूं है। क्या है, जूं। खोपड़ी में हो जाते हैं ना, ठीक है ना, देखा होगा आपने किसी किसी सर में हो जाते हैं जूं, यानी जुआ जिसे आप बोलते हैं देहाती भाषा में जुआ। और प्रिय विद्यार्थी जोंक भी होता है। जोंक भी क्या है, एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। वो हमें नुकसान पहुंचाता है और अपने आप को लाभ पहुंचाता है। उसी को कहते हैं परजीवी। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए और खुद को लाभ पहुंचाए वो है परजीवी। ठीक है ना, लेकिन ये बाह्य परजीवी की बात कर रहा था, तो बाह्य परजीवी कौन हमारे पास, जूं है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घ नंबर कि डीएनए के किन्हीं दो क्षारों का नाम लिखिए। दो क्षारों का नाम पूछ रहा है, तो पहला है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन। ठीक है, ये क्षारों के नाम है डीएनए के। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमारे पास है यहाँ पर घ नंबर कह रहा है, घ नंबर सॉरी घ नहीं है, अंग नंबर कह रहा है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, दो कारण लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर अंग नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया। दो कारण बताना कि फल मक्खियों का ही चयन क्यों किया था। ठीक है, तो पहला कारण क्या है कि छोटा जीवन चक्र और तेजी से वजनन। उनमें क्या होता है, फल मक्खियां जो होती हैं उनका जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं और संतान की उत्पत्ति बहुत तेजी से करने लगते हैं। ठीक है ना, इसी कारण उसने चुना था मॉर्गन ने। ठीक है ना, अपने प्रयोग के लिए। दूसरा कारण क्या है कि बड़ी संख्या में संतानें और सरल रख रखाव होता है उनका। क्या होता है, बहुत संख्या में संतानें होती हैं, क्योंकि जब तेजी से जनन क्रिया करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में क्या होंगी, संतानें उत्पन्न होंगी। हाँ, ठीक है ना, और सरल उनका क्या होता है, रख रखाव होता है। ठीक है, ये दो कारण है प्रिय विद्यार्थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों तीसरे का क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, यानी आनुवांशिकी क्या है। ठीक है ना, इसकी परिभाषा लिखना है। तो देखिए आपको लिखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकी ये नहीं कहलाती है। तो यानी कि दो चीज़ों को जब अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक, यानी आनुवांशिकता और विभिन्नता। ठीक है, अब देखिए ख नंबर कह रहा है आपसे कि वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को क्या है ठीक से नहीं देख पाते या उनमें अंतर करने में आपको क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी वर्णांधता क्या होता है, इसमें जो है आपको रंगों के अंतर करने में कठिनाई होती है, आप सही से विभेद नहीं कर पाते हैं। किसमें, वर्णांधता में। यह आम तौर पर जन्मजात होता है। यह कैसा होता है, रोग जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही होता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये स्त्रियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है वर्णांधता। इसका मुख्य कारण क्या होता है, रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाली शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। यानी कि मतलब रंगों की पहचान करने वाली जो कोशिकाएं हैं जिनका नाम है शंकु कोशिकाएं, इनकी कमी होती है वर्णांधता रोग वाले व्यक्ति में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ग नंबर कह रहा है प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो प्रजातियों का नाम बताइए। यानी कि मतलब प्रजाति बोलो या जातियाँ बोलो, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि मतलब दो जातियों का नाम बताना है। तो पहला हमारे पास है फैलसीपैरम, क्या है, फैलसीपैरम। दूसरा वाइवैक्स, क्या होता है, वाइवैक्स। ओवेल भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर घ नंबर कह रहा है, घ नंबर हो गया। घ नंबर है सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो भैया यहाँ से हमसे पूछ रहा है सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, हमें ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ क्या है, दर होती है। क्या होती है, दर होती है। यानी कि मतलब आपको जो है समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है, ठीक है ना। तो पौधा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। भोजन क्या करता है, वो निर्माण करता है, ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, टोटल जितना उसने भोजन बनाया, टोटल उसने जितना भोजन बनाया वो उसका क्या होता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। वो क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सकल प्राथमिक उत्पादकता होता है। यानी 100% मान लो उसने भोजन बनाया, ठीक है ना। तो वो 100% क्या है, उसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता है। और जब उसने 100% भोजन बना लिया तो उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जैविक क्रिया हो रही है पौधे के अंदर। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 100% उसके पास एनर्जी है तो 100% ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो 100% उसने मान लीजिए यानी कि मतलब ग्लूकोज उसने बनाया, ठीक है ना। यानी कि मतलब ग्लूकोज उसने बना लिया, तो वो क्या करेगा, श्वसन क्रिया करेगा। क्या करेगा, वो श्वसन की क्रिया करेगा पौधा। तो जब श्वसन की क्रिया करेगा तो एनर्जी तो जाएगी ही जाएगी, एनर्जी तो खत्म होगी ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप जो है सकल प्राथमिक उत्पादकता में यानी श्वसन दर को जब आप घटा दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नेट प्राथमिक उत्पादकता। यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, टोटल उसने जितनी यानी अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली है, इसके बाद वो एनर्जी खत्म भी करेगा यानी श्वसन क्रिया में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता में आर घटा देना, यानी रेस्पायरेशन, यानी कि मतलब यानी श्वसन की दर घटा दोगे तो निकल के आ जाएगी नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, उपलब्ध रहता है, उसी को कहते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता। यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता कब निकालोगे, कैसे निकलेगी, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी ग्रॉस, हमारे पास ग्रॉस होता है, ठीक है ना, जीपीपी यहाँ, और माइनस क्या कर दीजिएगा, श्वसन दर यानी आर। तो निकल के क्या आ जाएगी आपकी नेट पीपी निकल के आ जाएगी यानी एनपीपी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए कह रहा है। तो आहार जाल क्या है, देखिए यह किसी पारितंत्र में विभिन्न यानी अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का एक क्या होता है, जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, जहां एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर क्या होता है, वो निर्भर रहता है, ठीक है ना। एक जीव जो होता है वो कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर क्या होता है, वो निर्भर रहता है। मान लीजिए जैसे शेर है, ठीक है ना। शेर क्या करता है, शेर एक प्रकार का जीव है। शेर बहुत से जानवरों को खा लेता है, आदमियों को भी खा लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब एक जीव दूसरे को खाएगा दूसरा जीव उसी को खाएगा। यानी कि मतलब इस प्रकार से जब आप बहुत सारे जीवों को एक दूसरे से जोड़ दोगे तो वो बन जाएगी आपकी आहार जाल। क्या बन जाएगी, आहार जाल, ठीक है। जब बहुत सारे जीवों को आप ले करके यानी कि मतलब आप एक दूसरे से जब का क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो वो जो है जब एक दूसरे को जोड़ दोगे तो उसी को कहते हैं आहार जाल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों चौथे का क्वेश्चन कर रहा है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए परागण क्या होता है कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी कि मतलब हम समझते हैं, ये जो डिफिनीशन है हम यहाँ पर समझेंगे चित्र के माध्यम से। उदाहरण कह रहा है ना, तो देखिए उदाहरण है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर दो फूल बनाया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, दो फूल बनाया है। दोनों जो फूल हैं वो दो लिंगी हैं। कैसे हैं, दोनों फूल दो लिंगी है। क्यों दो लिंगी हैं, क्योंकि इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी, इसमें भी नर भाग मादा भाग भी है, ठीक है ना। इसलिए कैसे फूल है, दो लिंगी फूल है, ठीक है।
अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए ये हमारे पास जो ये मादा भाग आपको दिखाई दे रहा है पुष्प का, ठीक है ना, जिसको कहते हैं जायांग, इसे क्या कहते हैं जायांग, इसको कहते हैं पुमंग। ये जो पूरा आपको नर भाग दिखाई दे रहा है ये, इसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो पुमंग वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होते हैं पराग कोष। ये क्या होता है, ये भाग, इस भाग को कहते हैं पराग कोष। ये क्या क्या है, पराग कोष। पराग कोष में हमारे पास क्या होते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या होते हैं, पराग कण। जब पराग कण इसी फूल का जब पराग कण निकल करके पराग कोष से निकल करके कहाँ पर पहुँच जाए, उसी के वर्तिकाग्र पहुँच जाए, इसी फूल के वर्तिकाग्र पर यदि पहुँच जाए, इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्योंकि इसी ये जो एक फूल है और ये पराग कोष है, पराग कोष में क्या है, परागकण निकल करके उसी के वर्तिकाग्र पर गए हैं ना, इसीलिए इसे कहेंगे स्वपरागण। जबकि अगर हमारे पास इसी फूल के इस फूल के क्या परागकण निकल करके दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, परपरागण। देखिए इसका यानी परागकण निकल करके कहाँ पहुंच गया, इसके वर्तिकाग्र पहुंच गए, यानी ये ऊपर का जो भाग होता है मादा का, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ये ऊपर का भाग। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का भाग, ये होता है वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप किताब से देखकर बना सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यानी मानव जनन तंत्र, वहाँ आपको मिल जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक में पाए जाने वाले RNA पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि मतलब कह रहा है कार्यों का वर्णन करना है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, अनुलेखन शुरू करना। क्या होता है पहला काम, अनुलेखन शुरू करना होता है। RNA पॉलीमरेज क्या होता है, पहला RNA पॉलीमरेज का पहला काम होता है अनुलेखन शुरू करना। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अनुलेखन शुरू करना होता है। यानी अनुलेखन किसे कहते हैं, जब DNA से RNA बने उसी को कहते हैं अनुलेखन। दूसरा काम क्या होता है, RNA श्रृंखला का निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना होता है। तीसरा काम क्या होता है, अलग अलग प्रकार के RNA का संश्लेषण। तीसरा काम क्या होता है, अलग अलग प्रकार के RNA का संश्लेषण करना भी होता है। तो इसमें क्या है कि पहला हमारे पास है इसका, तीसरे का, ये 3 पार्ट है इसके। तो पहला क्या है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है। ये किसका निर्माण करता है, RNA का निर्माण करता है। यानी कि मैं आर का, इस स्मॉल r का मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है। और RNA पॉलीमरेज सेकेंड किसका निर्माण करता है, mRNA का, यानी मैसेंजर यानी संदेशवाहक का निर्माण करता है। और RNA पॉलीमरेज थर्ड किसका निर्माण करता है, tRNA का निर्माण करता है। तो प्रिय विद्यार्थी ये सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है घ नंबर क्वेश्चन, LAB का पूर्ण रूप लिखिए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो LAB का पूरा नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं इसका आगे और आंसर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, LAB का महत्व क्या है, महत्व पूछ रहा था ना। तो पहला महत्व भोजन उत्पादन। क्या है, भोजन उत्पादन है। यानी LAB लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को क्या करता है, दही में बदलने में मदद करता है। कौन, LAB, ठीक है। जिससे भोजन का संरक्षण होता है और उसमें पोषक तत्वों की भी क्या हो जाती है, बहुत ही वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला है दूसरा पॉइंट, पाचन में सहायक होता है। यह बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में स्वस्थ सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं और खराब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, जिससे पाचन तंत्र भी क्या हो जाता है, बहुत ही स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 का कह रहा है, टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है, टैग पॉलीमरेज का। तो पहला हमारे पास है टैग पॉलीमरेज, जानेंगे। टैग पॉलीमरेज क्या होता है, यह एक प्रकार क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, PCR, यानी PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में DNA के प्रवर्धन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है यह उच्च तापमान पर भी क्या होता है, कार्य करता है। कार्य क्या होता है इसका, देखिए कार्य पूछ रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में इसका काम DNA की लाखों प्रतियां बनाना है, यानी लाखों कॉपियां बनाना होता है इसका काम, ठीक है ना। टैग पॉलीमरेज का बहुत सारी उसकी कॉपी यानी प्रतियां बनाना होता है, जिससे DNA के एक विशिष्ट खंड का क्या हो जाता है, अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि बहुत सारी कॉपियाँ बन जाएगी तो उसके अध्ययन करना भी उसका आसान हो जाएगा।
यह एंजाइम विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है। क्या है? जैसे अनुवांशिकी में भी यह उपयोगी है। दूसरा निदान में भी, ठीक है ना, आदि और भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, खा नंबर है, कह रहा है 5 का खा कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहला है प्रिय विद्यार्थी मादक पेय पदार्थ। यानी मादक पेय पदार्थ में क्या होता है? बियर, विस्की और रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में खमीर यानी कि मतलब होता है, ठीक है ना, का व्यापक रूप से क्या होता है? खमीर का मतलब ईस्ट का व्यापक रूप से क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है क्या बनाने में? बियर, विस्की, रम, ये सभी आप जानते हो। दूसरा एंटीबायोटिक्स दवा भी होती हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स दवा होती हैं। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, प्रतिजैविक होता है, एक प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। तो अगर आपसे पूछे एक प्रतिजैविक का नाम बताइए तो आप बताइएगा पेनिसिलिन। इसके उत्पादन भी इनका उपयोग होता है सूक्ष्मजीवों का। इसके बाद देते हैं तीसरा नंबर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी तीसरा नंबर है कार्बनिक अम्ल में भी इसका उपयोग होता है। कई फफूंद और जीवाणु किण्वन के माध्यम से साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और अन्य कार्बनिक अम्लों का भी क्या करते हैं? ये उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थी ये 3 उपयोग है सूक्ष्म जीवों का। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं लेकर के आऊँगा इसका अगला पार्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों चलते हैं हम अब। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।